Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom, and I welcome you all in yet another video and yet another session of mini mock. We have already covered 5 mini mocks as you all know, ठीक है? ये हमारा लास्ट मिनी मॉक होगा, मिनी मॉक नंबर 6, ठीक है? इसमें हमने स्पेसिफिकली सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं. इट वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो जहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि मैम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एंड इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए अलोंग विथ फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टैक्सेशन ये वाली मिनी मॉक को क्यूरेट किया गया. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग पॉज करके इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए एंड बाद में देखिए कि इज योर आंसर करेक्ट और नॉट. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन इज, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है विच इज कंसिडरिंग टू एंटर इन अ फॉरेन मार्केट. यू हैव टू अरेंज दीज मोड्स ऑफ एंट्री. आपको मोड्स ऑफ एंट्री का अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, सीक्वेंस का क्वेश्चन आया, किस फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. अलॉन्ग विद दैट आपको ये देखना रिस्क कितना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट. कहने का मतलब है हमें फर्स्ट नंबर पे उस मोड ऑफ एंट्री को रखना है जो सबसे ज्यादा लीस्ट क्या है, लीस्ट रिस्की है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, राइट, और जिसमें प्रॉफिट इतना नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. एक ही स्लाइड है इसमें, चलिए कोई बात नहीं. फर्स्ट में हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज एक्सपोर्टिंग. यहाँ पर देखिए, एक्सपोर्टिंग थ्रू इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी सच एज एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज और एजेंट्स, ये हमारा नंबर 1 पे आएगा. ठीक है, एक्सपोर्टिंग के बाद हमारा कौन सा आता है? फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग. देखते हैं इसमें कौन सा है. देखिए, लाइसेंसिंग, अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को क्या करना, लाइसेंसिंग करवाना. ठीक है, टू फॉरेन फॉर्म इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टीज. इसमें भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ये वही वाला सीक्वेंस है जो हम पढ़ते आए हैं. ठीक है, उसके बाद लाइसेंसिंग के बाद क्या होता है, थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, जॉइंट वेंचर. ठीक है, अब आता है डिसाइडिंग थिंग. देखो, 4 1 3, 4 1 3. ठीक है, कंफ्यूज हो गए? दो ऑप्शन बचे हैं जिसमें एक तो है आपका कि एक सब्सिडरी को आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. और एक है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. आप खुद ही सोचिए, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा ग्रीन फील्ड होगा. इसलिए ऑप्शन जो आपका 5th है वो क्या आएगा? लास्ट में आएगा. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये देखिए, सबसे पहला आपका एक्सपोर्टिंग आता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम रिस्क और सबसे ज्यादा कम हमारा ऑपरेशंस पे कंट्रोल होता है. उसके बाद हमारा लाइसेंसिंग आता है, फिर जॉइंट वेंचर आता है, फिर ओनली ओन सब्सिडरी बाय एक्विजिशन जिसे मैंने अभी बताया ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. देन ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड कौन सी? कि हमें स्क्रैच से होस्ट कंट्री में जाकर अपना जो प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे सेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर. यहां पर उन्होंने कहा है, अगेन इट्स अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर. इसका मतलब सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें फर्स्ट नंबर पे किस कौन से ब्लॉक को लगाना है जो सबसे ज्यादा क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा कम इंटीग्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, राइट. चलिए देखते हैं इसमें. अब हमें पता है कि सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? एफटीए. लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं लिखा, यहाँ पर उन रीजनल इंटीग्रेशन के लेवल्स की डेफिनेशन लिखी है. मैं देखती हूँ यहाँ पे मुझे एफटीए की डेफिनेशन कहीं पर दिख रही है. देखिए, क्या आपको नहीं लगता 1 नंबर में आ रहा है?
कंट्रीज एग्री टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स, मतलब विद इन वो अपने ट्रेड बैरियर्स खत्म कर देते हैं। अगर कनाडा और यूएस आपस में कर रही है कोई पैक्ट या रीजनल ब्लॉक बना रही है या एग्रीमेंट कर रही है, तो उन्होंने अपने बीच में सारे ब्लॉक्स या ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए, बैरियर्स नॉट ब्लॉक्स। लेकिन यूएस ने अपने ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री ले लो, उसके साथ उसने अपने जो क्या है, अपने जो बैरियर्स हैं यानी कि पॉलिसीज हैं, उसको मेंटेन रखा है। तो ये किसका पार्ट होता है? एफटीए। ठीक है, क्या एफटी किसमें देखो, मेरा ए भी कट गया, मेरा सी भी कट गया, बी और डी रह गया। फटाफट देखते हैं। एफटी के बाद हमारे पास क्या आता है? कस्टम यूनियन। ठीक है, कस्टम यूनियन यहाँ पर हमारा आएगा, यस, ये देखो, यहाँ पर आएगा, या तो आपका आएगा सेकंड आएगा या तो आपका आएगा फिफ्थ आएगा। तो ये आपका कस्टम यूनियन में आएगा ऑप्शन फिफ्थ। कॉमन मार्केट में आएगा ये वाला, कि जहां पर आप एक फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट अलाउ करते हो। कस्टम मार्केट के बाद क्या आता है? ईयू, इकोनॉमिक यूनियन, सिंगल करेंसी की बात हो रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है। तो ये 3 आ गया। ठीक है, 3 के बाद आपका आ गया 4। तो कैन आई से आपका ऑप्शन 1, 5, 2, 3 एंड 4, एंड में आपका आ गया पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन का है 4th नंबर पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर उन्होंने कहा है कि जब हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिए, तो किन किन बातों को हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अब आप इन ऑप्शंस में देखो कि किसी में ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया, इसका मतलब वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। आइए देख, कहते हैं क्या आपको कॉस्ट एस्टिमेट्स देखनी पड़ेंगी? बिल्कुल। अगर हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कर रहे हैं किसी बेवरेज की लाइन की, बेवरेज मतलब फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक है, उसकी अगर हम प्रोडक्ट लाइन की प्राइसिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसमें कोई मैंगो फ्लेवर का है, ठीक है, एक लीची फ्लेवर का है, ठीक है, या सो ऑन। ठीक है, क्या हम इनकी कॉस्ट नहीं देखेंगे कि कितनी कॉस्ट है? क्या उस हिसाब से हम इनकी प्राइसिंग नहीं करेंगे? ये तो मस्ट है, कॉस्ट तो देखनी ही पड़ेगी। सो कैन आई से ऑप्शन 4 तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, कैन आई एलिमिनेट बी एंड सी? ठीक है, अब यहाँ तो या तो 1 और 2 आएगा या 2 और 3 आएगा। इसका मतलब 2 तो कॉमन है, 2 तो आएगा ही आएगा। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, वो तो आएगा ही आएगा। अब हमें देखना है कि 1 आएगा या 3 आएगा। इन दोनों में से हम वो ऑप्शन लेंगे, वो स्टेटमेंट लेंगे जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। डिमांड रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब मैंगो सॉफ्ट ड्रिंक और लीची सॉफ्ट ड्रिंक जो है, इनकी डिमांड्स आपस में कितनी रिलेटिवली डिफर कर रही हैं। ठीक है, आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है, या इनके एडवर्टाइजिंग एंडेवर्स को हम ज्यादा वो देंगे, अहमियत देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिमांड को ज्यादा वो देंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर कस्टमर। ठीक है, कि डिमांड कितनी आ रही है पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राइजिंग इनकम सिनेरियो के केस में, मतलब जब हमारे कस्टमर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, उस केस में कहते हैं कि जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी लो इनकम इलास्टिसिटी है। कंफ्यूजिंग लगेगा, अभी कर लेते हैं। आप एक बात सोचो कि जब लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें, लो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या? चाहे इनकम बढ़े या कम हो, उस प्रोडक्ट को बाय करते ही करते हैं कस्टमर। कहना इससे यहाँ पर नेसेसिटी गुड्स की बात हो रही है या इंफीरियर गुड्स की भी किसी लेवल तक। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि कस्टमर की इनकम बढ़ रही है, तो आप एक मार्केटर की तरह सोच कर देखो। आप नहीं कहोगे कि कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, मुझे उसका फायदा लेना चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करना चाहिए और बेटर करना चाहिए, राइट? कैन आई से मुझे अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इनोवेट करना चाहिए ताकि कस्टमर रेडी हो जाए इस प्राइस के लिए पे करने के लिए। ठीक है, तो बी तो पक्का होना चाहिए। कहने से मुझे कोई फायदा मिला ज्यादा नहीं, सिर्फ यही वाला ऑप्शन कटा। ठीक है, क्या मुझे प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? अरे ये तो ऐसा थोड़ी ना करोगे। ठीक है, ये तो बहुत ही एग्रेसिव स्टेप हो गया, हमें बेटर करना है, कम नहीं करना, तो सी कट कर दो। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट लाइन की एक्सटेंशन कर सकते हो, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यस, बिल्कुल। तो डी भी आना चाहिए, बी और डी। बाकी देखते हैं एक्सपोर्टिंग। आपका एक्सपोर्टिंग जो है बहुत अनरिलेटेड सा हो जाता है आपके लो इनकम इलास्टिसिटी के रिलेटेड। पता है क्यों? क्योंकि हमें वहां पर नहीं पता कि लोग इस प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सेम इज द केस ऑफ न्यू मार्केट्स। न्यू मार्केट्स में हम तब जाते हैं जब हमें पता है कि जो प्रेजेंट हमारी सेगमेंट है या टारगेट मार्केट है, वहां पर स्कोप नहीं है बेचने का। ठीक है, तो इसीलिए इस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है एक फर्म के मार्केट शेयर को लूज करने का? कहते हैं कस्टमर मे हैव बीन लॉस्ट टू कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू पुअर सर्विस। इससे तो मार्केट शेयर जरूर लूज होगा। ठीक है, क्यों? अगर आप पुअर सर्विस दे रहे हो। दूसरा, कस्टमर्स आर नॉट बीइंग कवर्ड बाय कंपनी सेल्स फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स। ऑब्वियसली इससे आप लूज करोगे अपने कस्टमर्स। पहला, एक प्रोडक्ट जो है उसको परसीव किया गया है बाय द टारगेट कस्टमर एज सेटिस्फाइंग नीड्स। अगर आपके प्रोडक्ट की मदद से आपके कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो माय डियर स्टूडेंट आप तो उनकी गुड बुक्स में आ गए। सो दिस इज नॉट अ रीजन टू लूज अ मार्केट शेयर, बल्कि गेन द मार्केट शेयर। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की गई है। वी हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कम्युनिकेशन फ्लो, अडेप्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल चेंजेस। कहने का मतलब है कि सबसे पहले नंबर पे हमें वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना है। कहते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लीस्ट कॉम्प्लेक्स रखना है। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं है। तो एंड में कौन सा आएगा? फिफ्थ नंबर पे वो जो मोस्ट अडेप्टेबल है, सबसे न्यू वाला है। ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दी अदर वन। चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है। हाँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बेचारा बेसिक सा। ठीक है, लाइन के बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओ, मुश्किल करते जाओ इसको। कहना इसे लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ के बाद आपका कौन सा आता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर मैं वन को लेती भी हूँ तो भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। उसके बाद लाइन एंड स्टाफ, अगर मुझे पता लाइन एंड स्टाफ अगला है तो मेरा ये दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद फंक्शनल। वाई फंक्शनल? क्योंकि फंक्शनल में हमने अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है और कम्युनिकेशन लाइन और स्टाफ से थोड़ा बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमारा क्या क्या काम है और हमने किसको किसको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, फंक्शनल के बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट बेस। अब हमारे पास ये दो बचे हैं, प्रोजेक्ट या मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें से कौन सा है? मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुअल रिपोर्टिंग सिस्टम है, यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड भी है प्लस फंक्शनल बेस्ड भी है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है। टू आपका एंड में आएगा। ठीक है,
इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। सबसे पहले लाइन आएगा, फिर लाइन एंड स्टाफ आएगा, फिर फंक्शनल, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड, फिर मैट्रिक्स। देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और कम्युनिकेशन बेटर होता जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। किस बेस पे? नंबर ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कहने का मतलब है नंबर 1 पे हम वो रखेंगे जिसमें सबसे लेस नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, सबसे कम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा और ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सबसे कम होगी। तो यहाँ पर तो सबको पता है कि वो कौन सा है, मोनोपोली। अगर मोनोपोली नंबर 2 पे है तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी एंड सी कट हो गया। कहना है से ए, नहीं सॉरी 2। ठीक है, 2 के बाद मोनोपोली के बाद ज्यादा फॉर्म्स किसकी हैं? मोनोपोली के बाद ओलिगोपोली की। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, वैसे तो इससे आंसर आ गया लेकिन हम आगे करते हैं। देन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ज्यादा फर्म्स आ गई। एंड लास्ट में परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर ना आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कट कर दो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात आएगी ना तो फिर ये वाला सीक्वेंस बेटर नहीं होगा। आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको सिर्फ नंबर ऑफ फॉर्म्स या ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, सीक्वेंस बेस्ड अगेन। कॉम्बिनेशन जो है, कंपटीशन एक्ट में 2002 के अंडर अगर किसी भी कंपनी को मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन में जाना है, तो उससे पहले उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके अंडर सीसीआई कुछ पैरामीटर्स के अंडर चेक करेंगे। ठीक है, कि ये जो अमेलगमेशन हो रहा है, ये जो मर्जर हो रहा है, इससे कहीं कल को कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन है इंडस्ट्री में, वो खराब तो नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जब इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस चलता है तो एक सीरीज फॉलो होती है, स्टेप्स फॉलो होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है, जो कमीशन है वो इशू करती है नोटिस टू शो कॉज टू पार्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। जो पार्टीज टू कॉम्बिनेशन मतलब जो आपस में मर्जर करना चाहती हैं, कि आपको 30 डेज के अंडर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, कमीशन पार्टीज को कहती है कि आप मर्जर करना चाहते हो, ठीक है, आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो फर्निश करनी है। ठीक है, स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 3 है आपका, कमीशन इनवाइट्स ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पब्लिक। जो पब्लिक है उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, ठीक है, इससे कौन कौन अफेक्टेड होगा और लाइकली टू बी अफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 है, द कमीशन में कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टीज, जो भी एज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5, पार्टीज उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करेंगी। ठीक है, सिंपल। एंड लास्ट में, after receiving all the information, the commission proceeds with the case within 45 working days from the expiry of last specified period। जब उनको ये यहाँ पर फर्निश हुई हैं डिटेल्स, उससे 45 डेज के अंडर वो क्या करेंगे, उनके केस को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ये देखेंगे कि उनको देनी है परमिशन या नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा सेम सा क्वेश्चन आया था आपको दिसंबर 2023 में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। हमें ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं उसको
लगाना है सीक्वेंस में, लेकिन यहाँ पर स्टेजेस की डेफिनेशन नहीं दी हुई। यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस कैप्चर किए गए हैं। ठीक है, तो स्टेज वन आपकी कौन सी होती है? स्टेज वन होती है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज में सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो बहुत ही एंशियस होते हैं। ठीक है, उनको एक दूसरे का पता नहीं होता, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो कैन आई से यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स एक्सपीरियंस अ मिक्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्यों एंजाइटी फील होती है, लेकिन एक्साइटमेंट भी ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों होती है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं नए लोगों से। ठीक है, और यहाँ पर देखो एज दे अटेम्प्ट टू डिफाइन देयर रोल्स। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड वाला। स्टेज टू होती है बस लड़ाइयाँ शुरू। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब लड़ाई झगड़े होना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड के मिले तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो क्या आएगी, एग्रेसिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ऑप्शन 5। स्टेज 3, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग। मुझे लगता है मैंने, नहीं नहीं ठीक है। नॉर्मिंग मतलब अब लड़ाई झगड़ा शांत हो गया, मतलब नॉर्मैलिटी आ गई है। लोग अपने डिफरेंसेस को कन्फ्रंट करेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ये देखो, फेस चैलेंजेस एज दे कन्फ्रंट द डिफरेंसेस। देन वी हैव परफॉर्मिंग स्टेज। वो पूरी एंथू के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ अब काम करेंगे। कहाँ पर है? हाँ, स्टार्ट टू एक्सेप्ट ईच अदर डिफरेंसेस। आई थिंक ये आ गया ऑप्शन 4। 3 और 4 में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, पहले आएगा आपका 2, देन आके आएगा 5, देन आएगा 3। मैंने 3 को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिफरेंसेस को कन्फ्रंट कर रहे हो, देन आप अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हो, एंड लास्ट में म्यूचुअल ट्रस्ट, वर्क्स कोलैबोरेटली एंड फोकस ऑन टारगेट ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सीक्वेंस। यहाँ पर ना इन्होंने आ, हाँ, इन्होंने ना स्टेजेस में थोड़ा सा इसको और क्या कर दिया, डिफिकल्ट किया है। ये देखो, फॉर्मिंग स्टेज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो 5th नंबर में कि ब्रिंग्स आउट द एग्रेसिव बिहेवियर, यहाँ पर स्टॉर्मिंग स्टेज में। और एक इन्होंने 3rd स्टेज में भी कहा है कि लड़ने झगड़ने के बाद वो क्या करते हैं, अपने डिफरेंसेस को कन्फ्रंट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की है। ये एक बार ही आप रीड कर लेना। ठीक है, कोई डाउट होगा प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सेशन के में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व, क्विकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना, हाँ ये वाला आप स्लाइड रहने दीजिए, ये वाली स्लाइड देखिए। कहते हैं 23 जुलाई से जब आपके बजट 2024 के प्रोविजंस निकली हैं, कहते हैं तब आपका जो STCG है अंडर सेक्शन 11A, उसको 20% से इंक्रीज, 20% तक इंक्रीज किया गया। क्या ये सही है? यस, ये प्लीज आप याद रखिएगा बजट 2024 के सारे चेंजेस को। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बताइए क्या 23 जुलाई 2024 से पहले आपका STCG रेट 15% था? यस। क्या उसके बाद 20% 15 था, बाद में 20 हो गया? यस। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस। ये देखिए, इनिशियली 15 था, ठीक है, बाद में कितना हो गया, 20%। राइट, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जहां पर LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है।
ठीक है, दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप आज के आज ही, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट अलाउंस की कुछ प्रोविजंस दी हैं, आपको बताना है ये सही है कि नहीं। पहली बात, क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है अंडर सेक्शन 1611? यस, ये बिल्कुल सही प्रोविजन है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो ऐसे मिलती है कि या तो उनको 5000 पे मिल, जैसे दे कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ ₹5000, ठीक है, और पहला 5000, दूसरा 20% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरी, ठीक है, या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव विच एवर इज लोअर। क्या ये 5000 20% और एक्चुअल वाली जो लिखी है डिडक्शन की प्रोविजन, क्या ये सही लिखी है? यस, यस। क्या ये जो डिडक्शन इन एंटरटेनमेंट अलाउंस है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा? यस। क्या न्यू टैक्स रिजीम में ये अवेलेबल है? नो। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो प्रोविजन है वो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑडिट की, कंपल्सरी ऑडिट सेक्शन 44 AB के अंडर बात की गई है। ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपका बिजनेस है, ठीक है, और अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से, ठीक है, तो आप लाइबल हैं फॉर अ ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। अगर आपकी टर्नओवर, ठीक है, 10 करोड़ है, ठीक है, तो क्या आप लाइबल हो ऑडिट के लिए, कंपल्सरी ऑडिट के लिए? यस। तब जब आपकी ट्रांजैक्शंस का 95% जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन है, मतलब डिजिटल मोड में है, या ऐसा लिखा आ सकता है कि 5% जो है, यानी कि 100 में से, यानी कि टोटल ट्रांजैक्शंस का सिर्फ 5% आपकी कैश ट्रांजैक्शंस है, यानी कि बाकी जो है वो क्या है, डिजिटल है। अगर ऐसा केस है तब भी आप लायबल हो। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोविजंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन प्रोफेशन का क्या होगा? क्या प्रोफेशन में भी कोई प्रोविजन है? यस। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा हैं तो आप लाइबल हैं टैक्स ऑडिट के लिए। तो कहने से सारी स्टेटमेंट सही है? यस, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले बजट 2024 में आई होप सबको पता होगा कि जो 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है कैपिटल गेन के केस में, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास एक तो 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है, मतलब जो कैपिटल एसेट्स 12 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड में होते हैं, ठीक है, वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं, और जो 24 मंथ से ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड्स ही अब अवेलेबल हैं, 36 वाला रिमूव कर दिया गया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से वो कौन सा कैपिटल एसेट है जो 12 मंथ के होल्डिंग पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, ये देखो, लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूटीआई यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये सारे आपके 12 मंथ के होल्डिंग पीरियड के अंदर आते हैं कैपिटल एसेट। अब 24 मंथ्स में इसमें से कौन सा आता है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी में से हमने अभी पढ़ा कि ऑप्शन ए सी और डी ये सभी 12 मंथ्स वाले होल्डिंग पीरियड में आते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स आपके 24 मंथ होल्डिंग पीरियड में आते हैं। These are the examples here. ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंडर कौन से कैपिटल एसेट्स नहीं आते हैं? इनमें से
स्टॉक एंड ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट्स जो पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं आइटम्स, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कहते हैं कि इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में लगाइए। मतलब सबसे कम सिमेट्रिक को नंबर 1 पे और मोस्ट सिमेट्रिक को एंड में। अब हम इतने तेज हैं कि हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो और आंसर आ जाएगा, बट एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन कर दिया सभी ऑप्शन में। ठीक है, इसीलिए अब हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैन आई से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी होती है वो सबसे ज्यादा सिक्यूर्ड होती है, नॉर्मल नहीं होती, मतलब सिमेट्रिक नहीं होती। कहना इसे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट में हमारी आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक्सपोनेंशियल हाईली स्क्यूड होती है, बाइनोमियल जो है उसमें आपको पता है ना सिमेट्री आपकी किस पे डिपेंड करती है, सबको पता है ना, बाइनोमियल पे आपकी सिमेट्री डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस पे। ठीक है, 0.5 है, 0.4 है, कितनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, वैल्यूज जो हैं या likelihood of occurring that value is equal। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारी कौन सी रहती है, सिमेट्रिक नॉर्म। सो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। मैंने टैक्स के भी कुछ ऐड करने की कोशिश की है। लेट मी नो एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। Till then, wish you guys a very happy learning. Don't worry, the exam is going to be amazing, and I wish all the students from this medium, इस वीडियो के थ्रू सबको all the very best, and my good wishes are with you. Till then, wish you guys a very happy learning. Bye bye.